बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइंस हैं वो आपके सामने हैं। आज हमने जो है चैप्टर 7 जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है इसको आज हमने स्टार्ट करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से उसका जो इंट्रोडक्शन है ये हमारे लेक्चर का हिस्सा है। इंट्रोडक्शन हो गया, वाइटल फोर्स थ्योरी, उसकी डेफिनेशन एंड इट्स रिजेक्शन। वाइटल फोर्स थ्योरी है उसको रिजेक्ट किसने किया और कैसे किया ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ और जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन जो टॉपिक होगा दिस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के हवाले से जी, मोर देन 200 years ago early chemists recognized that organic compounds are different from inorganic compounds because of their origin and properties। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट था अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से, तो जो केमिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट किया। किस बेस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। जिस वो ओरिजिन से वो कंपाउंड्स बनते हैं, जिस बेस से बनते हैं, वो जो ओरिजिन है उसकी बेस पे। एंड प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट किया गया एक दूसरे से। तो जो ओल्ड डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो आपके सामने गिवन है जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ऐसे कंपाउंड्स जो उस वक्त लिविंग थिंग्स से हासिल किए जाते थे। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स और प्लांट से जो कंपाउंड तैयार किए जाते थे या जो कंपाउंड उनको हासिल होते थे केमिस्ट को, वो उनको कहते थे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोस कंपाउंड्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स मीन मिनरल्स। तो जो कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल होते थे केमिस्ट उनको कहते थे दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वाइटल फोर्स थ्योरी एंड इट्स रिजेक्शन। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? तो जो ओल्ड कंसेप्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से, तो उस कंसेप्ट से जो है ये थ्योरी डेवलप हुई। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय एंड विद इन लिविंग थिंग्स एंड कुड नेवर बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जस्ट लिविंग थिंग्स ही बना सकती हैं या लिविंग थिंग्स के अंदर ही बनते हैं। एंड कुड नेवर बी सिंथेसाइज, और कभी भी उनको आप तैयार नहीं कर सकते फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, और आप उनको इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बना सकते। तो ये जो थ्योरी है दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, ये उस वक्त का कंसेप्ट है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज। उसके बाद ही इस थ्योरी को जी रिजेक्ट किया गया। जो रिजेक्शन है जी, दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक वुलर, जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। हाउ इट वॉज रिजेक्टेड, उसको कैसे रिजेक्ट किया गया? ही रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी व्हेन ही ऑब्टेन यूरिया। मतलब ये यूरिया का फार्मूला है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रेजेंट इन द यूराइन ऑफ मैमल्स की यूराइन के अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होता है फ्रॉम अमोनियम सायनेट। अमोनियम सायनेट एक मिनरल है और सब्सटेंस ऑफ नॉन मिनरल ओरिजिन। तो फ्रेडरिक वुलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट उसने कैसे किया? जब उसने यूरिया को प्रिपेयर किया अमोनियम सायनेट से। तो अमोनियम सायनेट इनऑर्गेनिक था और जो उसने क्या है यूरिया तैयार किया ये ऑर्गेनिक है। तो इस तरह जो कंसेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी का वो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। तो ये है जी हमारे पास अमोनियम सायनेट, इसको जब हीटअप करेंगे तो आपको मिलेगा यूरिया NH2 twice CO। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है मॉडर्न डेफिनेशन आगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन्स मतलब कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन उनको स्टडी करती है और देयर डेरिवेटिव्स, और जो कंपाउंड्स आप इन हाइड्रोकार्बन से ड्राइव करेंगे उनकी जो स्टडी है, जो केमिस्ट्री की जो ब्रांच इसको डील करेगी, दैट विल बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। तो फर्स्ट वन इज़ अ पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन।
कार्बन फॉर्म लॉन्ग नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जो कार्बन है उसकी एबिलिटी है कि वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकती है। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन एट प्रेजेंट, जिसकी वजह से जो है कार्बन की इस एबिलिटी की वजह से जो है आज जो है मिलियंस में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो वो एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट हैं। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद अदर कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स, और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, these are due to carbon peculiar nature, मतलब जो एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ चेन बनाता है और रिंग्स बनाता है। इस कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से आज जो है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो कैटिनेशन इसकी डेफिनेशन है द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कार्बन का सेल्फ लिंक के दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, ये जो फिनोमेना है, that is a catenation. Carbon forms single, stable and multiple bonds with other elements like oxygen, nitrogen and sulfur. कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बनाती है, स्टेबल बॉन्ड बनाती है, मल्टीपल बॉन्ड बनाती है, डबल बॉन्ड बना देती है विद अदर एलिमेंट्स लाइक इस तरह ऑक्सीजन है उसके साथ भी बॉन्डिंग करेगी, नाइट्रोजन के साथ भी करेगी, सल्फर के साथ भी करेगी। जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो नेचर है वो है नॉन आयनिक होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। देयरफॉर दे डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शंस, मतलब अब क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, और कार्बन जो हाइड्रोजन है उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। तो जो कंपाउंड्स म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो ये आयनिक रिएक्शंस का भी शोर कर सकते हैं, इनके आयंस नहीं मर सकते। दैट्स वाई दीज आर नॉन आयनिक करेक्टर इन नेचर। तो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिटवीन क्या है, वहाँ पे कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। दिस इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अब जो क्लोज रिलेशनशिप है वो आ रहा होता है उनके फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर, और सेम फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हम काफ़ी सारे कंपाउंड्स को एक सिमिलर सीरीज के अंदर अरेंज करते हैं। तो वो जो सीरीज होती है होमोलॉगस सीरीज को कहते हैं जी द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन सिमिलर फंक्शनल ग्रुप एंड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और होमोलॉगस सीरीज। This similarity in behavior has reduced study of millions of compounds to only a few homologous series. अब हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बजाय हम उनको सेपरेटली हम उनको स्टडी करें तो जिन कंपाउंड्स के फंक्शन ग्रुप सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो उनको हम होमोलॉगस सीरीज के अंदर अरेंज कर देते हैं। इस तरह उनकी स्टडी जो है वो आसान हो जाती है जी। कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लार्ज होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स, उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कम्प्लेक्स होती है। फॉर एग्जांपल स्टार्च हैज अ फार्मूला C6H10O5N। अब जो स्टार्च है उसका अगर हम फार्मूला देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो ये है इसके अंदर यहाँ पे जो N है, N इज मे बी अ सेवरल थाउजेंड। तो स्टार्च एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो N है ये हमें बताता है कि काफ़ी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो वो जाकर स्टार्च बनाएंगे। तो प्रोटीन्स आर वेरी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर मैसेज रेंज फ्रॉम अ फ्यू थाउजेंड टू मिलियन। मतलब जो प्रोटीन्स हैं ये भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनके मॉलिक्यूलर मैस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब थाउजेंड से मिलियंस तक चले जाते हैं। तो ये इस तरह जो है जो मेन रीज़न है वो है इनके अंदर कार्बन की लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कैटिनेशन है। तो कैटिनेशन के हवाले से जो है काफ़ी सारे जो हैं मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं और जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लेक्स होती जाती है। तो इस तरह जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कह सकते हैं वो कम्प्लेक्स, उनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। तो फिफ्थ वन है वो आइसोमरिज्म है। तो आइसोमरिज्म को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आइसोमरिज्म ये होता है द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर और कॉल्ड आइसोमरिज्म।
तो आइसोमर्स उनको कहते हैं। तो आइसोमरिज्म इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमरिज्म जो नहीं कहते। तो वेरी ऑफन मोर देन वन कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब एक से ज़्यादा, दो मतलब तीन भी हो सकते हैं। जो मॉलिक्यूलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। हाउएवर दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर जस्ट आपने इनकी इसकी डेफिनेशन क्या करनी है, जो एग्जांपल हैं वो आप नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। द रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर स्लो एंड इन जनरल द यील्ड्स आर लो, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं, और जब रिएक्शन स्लो होंगे, रेट स्लो होंगे, तो जो उनका जो प्रोडक्ट होगा, जो यील्ड होगी वो भी कम होगी। द स्लो रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो रेट्स जो हैं रिएक्शंस के जो स्लो हैं वो उनकी वजह है वो उनकी मॉलिक्यूलर नेचर, मतलब जब भी रिएक्शन होता है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे कोई आयंस तो बनते नहीं हैं। तो जब मॉलिक्यूलर लेवल पर जब रिएक्शन होगा तो वहाँ पे मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होगा, तो वो कुछ स्टेप फास्ट होंगे, कुछ स्लो होंगे, तो इस तरह वो जो रेट्स ओवरऑल जो रेट होगा और रिएक्शन का वो स्लो होगा, और जो प्रोडक्ट होंगे या जो यील्ड होगी इस रिएक्शन की वो भी कम होंगे। तो लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। द मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डिसॉल्व रेडली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर etc। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कोवलेंट इन नेचर हैं। कोवलेंट इन नेचर मतलब वहाँ पे जो है म्यूचुअल शेयरिंग है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने के बराबर है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, मतलब ना होने के बराबर है, तो वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है। और जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई पोल्स तो बनेंगे नहीं, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो फिर ये दीज आर मोस्टली ये आर नॉन पोलर। तो जब ये नॉन पोलर हैं तो ये दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर पोलर है तो इसके अंदर ये डिजॉल्व नहीं होंगे, तो दे आर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये डिजॉल्व होंगे क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक्स प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिजॉल्व होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आपको बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के आप जितने भी आपके पास इनऑर्गेनिक नॉन पोलर जो आपके पास सॉल्वेंट्स हैं तो उनके अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। और वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है बिकॉज वाटर इज अ पोलर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। ठीक है, लास्ट वन जो टॉपिक है हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस हर फील्ड में है जी। जिस तरह हम देखते हैं जी बायोमॉलिक्यूल्स हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं सारे के सारे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से हम उनको स्टडी कर सकते हैं। प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि ये लिविंग सिस्टम का हिस्सा हैं, तो इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स, और इनको हम इनके माइक्रो फार्मूलाज इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और विटामिन और न्यूक्लिक एसिड जो हैं इनको भी आप स्टडी करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के हवाले से, इनके फंक्शंस के हवाले से, तो ये भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इस के स्टडी के हवाले से हेल्प करती है। इस तरह फूड के अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मेडिसिन के अंदर भी, क्लॉथिंग के अंदर जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, प्लास्टिक्स मतलब प्लास्टिक की सिंथेसिस पॉलीमर वगैरह जब वहाँ पे बनाए जाते हैं तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मरहून मन्नत है। तो सिंथेटिक रबड़ हो गया, पैंट्स, वर्नस, टेक्सटाइल्स, फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज, तो हर फील्ड के अंदर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।